बीजेपी चिंतित तो होगी क्योंकि 2024 में जिस तरीके से वोट मिले हैं अखिलेश यादव को, बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव इस दहलीज पे कितना मुश्किल हो सकता है। मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे उसके पीछे जो कारण है वो सस्टेनेबल नहीं लगता। उनके पास सबसे अच्छा मौका था जब वो 2012 में सीएम बने। 2012 से 17 वो डिसअपॉइंटमेंट बनी। मायावती अगर कम से कम जो लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के गई, उसको तुम कम से कम सस्टेन कर लेते यार। आपने भी वही करने की कोशिश की जो आपके पिताजी कर रहे हैं। हाईवे सड़कों वगैरह में तो खैर बढ़िया काम किया। एक तो बनाया, दूसरा क्या अखिलेश यादव के पास इस समय जो वो पीडीए बना चुके हैं, क्या कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी इस लेगेसी को बदलने का ऑप्शन हो सकता है 2027 के चुनाव में? मुझे लगता है उनके पास सबसे अच्छा मौका था जब वो 2012 में सीएम बने। एक नए व्यक्ति से मतलब आई फाउंड हिम प्रोग्रेसिव। उस समय मुझे लगा कि बाहर से कोई पढ़ के आया तो ऐसे भी दुनिया देख ली है उसने, राइट। थोड़ा प्रोग्रेसिव होगा, राइट। तो आपके पिता की राजनीति कुछ भी रही हो, और 2012 तक ना बहुत चीजें बदल चुकी थी। अब वो उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं रहा कि मतलब उस एरा का। तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते थे। और मुझे लगता है 2012 से 17 वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम, राइट। वो व्यक्ति जितना कुछ कर सकता था, ठीक है, उन्होंने आंतरिक झगड़े किए कुछ बाहुबलियों को हटाने के लिए, लेकिन एज लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश में किसी से भी उतर के पूछ लीजिए कि मायावती का लॉ एंड ऑर्डर कि अखिलेश का। योगी को छोड़ दीजिए, आप 100 में से 90 लोग बोलेंगे आपको कि मायावती का लॉ एंड ऑर्डर 7 से 12। तो फिर व्हाट आर यू इंप्रूविंग अपॉन? मायावती अगर कम से कम जो लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के गई, उसको तुम कम से कम सस्टेन कर लेते यार। इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स आपने कुछ शुरू किया, चलिए उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, जितना भी आप कर पाए मैं मान लेता हूँ। आप कहते हैं कि मैं जाति की राजनीति नहीं करूंगा, किसी को फेवर नहीं करूंगा। हाईवे सड़कों वगैरह में तो खैर बढ़िया काम ठीक किया। है, उन्होंने स्टार्ट किया, एक तो बनाया, दूसरा ऑलमोस्ट काम चालू था, फिर बाद की सरकारों ने उसको कंटिन्यू किया। अपॉइंटमेंट्स में साफ साफ डेटा है, भास्कर के जागरण के रिपोर्ट्स हैं, एसडीओ के, आप देख लीजिए 60% उनकी जाति के लोग भर्ती हुए। क्यों होंगे 60% भर्ती आपकी जाति के लोग? 10% जब वहां जनसंख्या है, तो ऐसा क्या हो गया बताइए। तो आपने भी वही करने की कोशिश की जो आपके पिताजी कर रहे थे, मे बी नॉट विजिबली, लेकिन दूसरे तरीकों से। तो 17 में उसका आपको रिजल्ट मिला। अगर एंड सेकंड, उसके कारण मुझे लगता है उसका वो बैकलैश आज तक झेल रहे हैं। क्यों, क्या होता है ना, किसी ने कोई ग्लिम्प्स देखा होता है ना आपके सत्ता का, तो डरता है व्यक्ति, फिर आएगा तो यही करेगा। अब का जो व्यक्ति, बाकी चीजों पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर टुडे इज जितनी अप्रिसिएशन उसकी है शायद ही किसी स्टेट की होगी। तो कोई भी ऑर्डर जो उस लॉ एंड ऑर्डर को फील कर रहा है अपनी डेली लाइफ में, लेट्स से वुमेन, वैसे लोग जो बहुत कॉमन मैन है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं 2012-17 वाले लॉ एंड ऑर्डर में जाऊं। लेकिन बीजेपी चिंतित तो होगी क्योंकि 2024 में जिस तरीके से वोट मिले हैं अखिलेश यादव को, 37 सीट वो चुनाव में जीत करके आए, तो क्या लगता है आपको कि मतलब बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव इस दहलीज पे कितना मुश्किल हो सकता है? मैं मानता हूँ 24 में मार्जिनली बेटर ही हो बीजेपी से, 34 और 37 सीट्स अगर मैं सही हूँ। लेकिन मुझे उसके पीछे जो कारण है वो सस्टेनेबल नहीं लगता। जो जितनी अपनी डायग्नोसिस भी उसमें यही समझ में आया कि उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में बहुत स्पेसिफिकली एक नैरेटिव चला, संविधान बदल देंगे का, राइट, कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे तो आरक्षण चला जाएगा, ये नैरेटिव चला। और थोड़ा लेट हमें रियलाइज हुआ कि ग्राउंड पे नैरेटिव बहुत स्ट्रांग फैल चुका था, राइट, कि मतलब संविधान बदल देंगे और आरक्षण चला जाएगा। तो वी फील कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसने इस नैरेटिव पे वोट दिया है, राइट। जिसने भी इस नैरेटिव पे वोट दिया है, मुझे लगता है अब वो ब्रॉडली समझ गया कि नैरेटिव ऐसा कुछ था नहीं, राइट। वो ठीक है, उस समय के लिए वो नैरेटिव बनाया गया। तो जिसने भी डर के उस नैरेटिव पे शायद वोट दिया होगा, उस नेचुरल वोटर शायद उसका नहीं होगा। ये जो हम लोगों की समझ है, राइट। दूसरा, जब आप विपक्ष में होते हैं तो क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं अगले इलेक्शंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोगों ने बात की कि अखिलेश बहुत सारी चीजों पर बात कर सकते हैं, घूम फिर के पीडीए पे ही आ जाता है। मैं किसी भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो जातियों का एक समूह बना दे। यार तुम बोल दो ना कि जो वंचित है उनको दे दूंगा मैं अधिकार, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन इतना डिस्टिंक्टिवली तुम एक कास्ट ग्रुप को अलग क्यों करते हो? मतलब तुम तो फिर उसको एकदम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, राइट। अब ये पीडीए भी हमेशा उनका चेंज होते रहता है। वो ए क्या है वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी अल्पसंख्यक है, कभी आधी आबादी है, कभी अगड़े भी बोल दिया है इनफैक्ट उन्होंने। सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम वहीं पे कि तुम ये कर क्यों रहे हो ये पीडीए? व्हाई कांट यू से कि जो भी पिछड़ा होगा, अंत्योदय होगा, अंतिम व्यक्ति होगा, उसको हम उठा के ऊपर लेके आएंगे।
और जो हुज हुए उसको उसका हम सत्ता समाप्त करेंगे। अगर इफ यू आर रियली अ प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन, राइट, दूसरी बहुत सारे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो सस्टेनेबल नैरेटिव 24 में जिस पे वोट गया, उस पे 27 पे वोट जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर उस पे वोट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं वापस से उनका जो इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन मान रहा हूं, एमवाई मान रहा हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर से जो भी छूट गया, उस इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन के साथ ही कैन नॉट विन, ये मैं बहुत क्लियर हूं। अगर उसमें ही इज एबल टू ऐड, जो अभी वो कोशिश लगातार कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन कि ब्राह्मण जोड़ ले, नहीं जुड़े, कभी नेचुरल नहीं जुड़ेगा। तो 2-3 कास्ट और उनको जोड़ना पड़ेगा एमवाई में, जो अभी मुझे जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जुड़ गया तो जीत जाएंगे, नहीं जुड़ा तो नहीं जीतेंगे। आप चुनाव प्रबंधन करते हैं, सुझाव दीजिए अखिलेश यादव को। नहीं, अरे दे दीजिए महाराज, तो यही तो सुझाव है। मैं तो कह रहा हूँ कि यार पढ़े लिखे हो ना, इमीडिएट जो ज्ञान हो ना। काम करना चाहिए उनको। नहीं, मैं रादर देन चुनाव प्रबंधन, मैं एक सिटीजन के तौर पे कहूंगा। और आपने क्लीन पॉलिटिक्स की बात की, आई वुड लव टू सी पॉलिटिक्स इन अ वे जब तुम ना ये कॉम्बिनेशंस बनाना छोड़ दो यार, कम से कम रेटरिक के लिए, लेकिन ये बोलो कि मैं वंचितों की बात करूंगा, जो आखिर एकदम दबे समाज के लोग हैं, मैं उनकी बात करूंगा। ये कॉम्बिनेशंस मत बनाओ यार, ये दिखाता है कि फिर घूम फिर के आप उसी पे जा रहे हो। फिर तो ये सामूहिक सहभागिता की बात होगी ना, नहीं, सभी सामूहिक नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। फिर से सामूहिक सहभागिता की बात सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मैं कह रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए बहुत ईमानदारी से, बीजेपी को इस देश में सबसे ज्यादा पसंद करने वाली कौन सी जातीय व्यवस्था के लोग हैं? अगड़े हैं जो ज्यादा भरोसा करते हैं? बहुत सारे स्टेट्स में आपको नंबर्स अलग अलग मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन आप ओवरऑल बताइए ना। वोटिंग परसेंटेजेस शायद ज्यादा होगी, ठीक मानता हूं, है ना? हाँ। वैसे ही अगर आप बिहार में जाएंगे तो नीतीश की पार्टी को, या फिर तेजस्वी की पार्टी को, लालू यादव की पार्टी को, या आप यहाँ आ जाएं तो सुहेल देव पार्टी है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी हो गई, या अब पहले बीएसपी जो अब एकदम ही खत्म होने के कगार पे दिखाई दे रही है। हम ये कह नहीं सकते कि 2027 में क्या नंबर आ जाए। उसके बाद चंद्रशेखर रावण भी आ गए हैं इस बार अपनी अपनी पार्टी लेके। तो ऐसे व्यवस्था में हर कोई अपनी जातियों की पार्टी बना के बैठा है। मैं दो लेवल पे इसको फिर से देखता हूं। जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले वो जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में बात की कि जो जीत रहा है आप उसी को टिकट दोगे, जो जीत रहा है आप उसको टिकट दोगे बनाम मैं खुल के क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने लगूं, दोस आर टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे जो ज्यादा वोट दे रहे हैं, विनेबिलिटी लग रही है तो उसके कैंडिडेट ज्यादा निकल रहे हैं, डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं खुलेआम मन से कह रहा हूं कि मैं इन जातियों की पार्टी से डिफरेंट थिंग। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कि फाइनली आपको उन्हीं का ज्यादा वोट मिले, बट हैव द करेज टू से कि कोई भी किसी भी समाज से आता हो, पिछड़ा हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं। इसको बोलने में क्या दिक्कत है? ये क्यों कहोगे कि ये कास्ट ग्रुप की मैं पार्टी हूं? तो फिर आप कैसे डिफरेंट हो अपने पिता के समय से, या बाकी जो भी दूसरी पार्टियां जिसको आप क्रिटिसाइज करते हो? सिर्फ मेरा यही कहना। तो बंटवारे की राजनीति तो सब कर रहे हैं ना, कोई हिंदुत्व के नाम पे, तो कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे। बहुत क्लियर है मेरा। अगर आप बीजेपी को इसमें कह रहे हो हिंदुत्व के नाम पर, आप मुझे क्लियरली बता दीजिए एक ऑफिशियल स्टेटेड प्रिंसिपल कि हिंदुओं की पार्टी, कहीं से भी बता दीजिए, या हमने कास्ट कॉम्बिनेशन वाइज कहीं बोला कि हिंदुओं की पार्टी, ये बता दीजिए। सबसे आप परसेप्शन की राजनीति होती है कि नहीं? देखिए, दो में डिफरेंस, अगेन डोंट मिक्स टू। एक्सप्लिसिट मेरा स्टेटमेंट वर्सेस परसेप्शन, टू डिफरेंट थिंग्स। मैं एक्सप्लिसिटली पीडीए लिख रहा हूं अपने बैनर पे। बीजेपी के कई नेता सार्वजनिक रूप से आके कहते हैं। फिर से एक तो ऑफिशियल बयान पे जाते हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियों में अब समाजवादी के नेता क्या क्या कहते हैं उसके तो कोई अंत ही नहीं है। अभी राजकुमार भाटी पे जाए तो उसने क्या क्या कह दिया उस पर तो नहीं जा सकते। लेट्स टेक द टॉप लीडरशिप ऑफ बोथ पार्टीज। पीडीए का बैनर पीछे लगा देना इज ऑफिशियल स्टैंड। पीडीए दिन भर में 10 बार बोलना इज एन ऑफिशियल स्टैंड, है या नहीं? आपको इससे इस पे डाउट हो सकता है, इस पे हो सकता है कि आप कितने हिंदुओं को करते हैं, मुस्लिमों को आपको कितना वोट मिलता है। कहते तो है सबका साथ सबका विकास। स्कीम्स के जितने इंप्लीमेंटेशन के डेटा है वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑलमोस्ट 30 to 35%, राइट? बहुत क्लियर है। और ये खुल के हम बोलते हैं कि हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे, विल नॉट गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट, विल ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली। ये स्टेटेड प्रिंसिपल है हमारा ना। अभी हाल ही में सर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर लोकतंत्र नहीं बचाया गया तो 2027 उत्तर प्रदेश का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। क्या आप इसे सिर्फ राजनीतिक बयान मानते हैं, और विपक्ष को वास्तव में ही चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं को लेकर के आशंका है, जिसको सरकार को बहुत ईमानदारी से दूर करना चाहिए, खासकर इलेक्शन कमीशन और एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के? उनका बयान मैंने भी देखा है। उनका बयान ऐसा था कि अगर
समाजवादी पार्टी 27 का चुनाव हार गई तो भारत में फिर चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव होगा ये। वेरी पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट। और क्यों? अगेन आप इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो समझ पाएंगे इस चीज को। वो एसेंशियली भारत की लोकतंत्र को अपनी जीत के साथ जोड़ रहे हैं। ये सेम 24 वाला प्लेबुक है कि अगर 400 सीट दे दिए तो संविधान बदल जाएगा, अगर हम हार गए तो उसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये वो वाला डर जो आपने कहा कि ईसीआई को, एसआईआर का प्रोसेस को कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, मैं मानता हूं इसमें। और आप देखेंगे ना, मैं इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी जब भी कुछ हुआ है, कम से कम वो एरोगेंस नहीं रहा है कि हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। राहुल गांधी एक इनफॉर्मल बैंगलोर में भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसे ऑब्लिगेटेड नहीं उसका आंसर करने के लिए जब तक वो ऑफिशियली आप कंप्लेंट्स नहीं देते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस नहीं बताते। इसी ने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, एक एक पे, और एक एक केस को दिखाया है। आपको ध्यान होगा उन्होंने जो जो नाम लिए उसका पूरा हिस्ट्री बताया कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये पूरा प्रोसेस जितना ज्यादा भी आप डिटेल करेंगे वो थोड़ा सा कम है। सबको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। लेकिन मुझे ये भी आप ईसीआई के प्रोसेस को सही मानते हैं पूरी तरीके से? क्या उसमें आपको कोई कमियां नहीं नजर फिर आती से है? कोई भी चीज खुद में ब्लैंकेट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है। ये अच्छे इंसान एक खराब इंसान ये तो नहीं होता है ना। उसमें किसी एक विशेष, इनकी आदत में एक चीज बुरी हो सकती है कि वो सुबह लेट आते हैं, ये एक बुराई हो सकती है। लेकिन वो इंसान ही खराब है ये तो नहीं हो सकता। तो आप वो बुरी चीज बताएंगे तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप प्रोसेस को क्वेश्चन करो, वो आपको करना भी चाहिए। जैसे बीच में हुआ कि ईवीएम्स आर हैकेबल, तो इसी ने कहा कि हम हैकाथन कराएंगे, तो वहां पे आप जाइए हैक करके दिखाइए, तो वो पूरा लूप कंप्लीट होता है ना, कि हाँ आपने बोला और एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम थी। अभी आप क्या करते हैं, ब्लैंकेट क्रिटिसिज्म करते हैं। आप बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वोट चोरी तो वोट लूट लिया तो सरकार चोरी कर लिया, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। जब थोड़ा सा एक इन्फॉर्म डिबेट होने की बात आती है कि उसके किस प्रोसेस में, किस पॉइंट पे आपको दिक्कत लग रही है, तो आप नहीं आते हैं उसमें। फिर ये प्रॉब्लम है मेरा बस। तो विपक्ष को आप लोगों ने इनवाइट किया कि एक काम करिए, आप आइए और अपनी मर्जी का कोई भी ईवीएम चुन लीजिए, यहाँ पे रखा हुआ है। अरे हैकाथन कराया था ना ईसीआई ने, 2 बार इनफैक्ट कराया, 17 में कराया। सबसे पहले जब आपने एलिज किया था तो ईसीआई ने यहीं पे दिल्ली में हैकाथन कराया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया और कहा कि आप यहाँ पे हैक करके दिखा दीजिए। एंड किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में लोगों को फटकार लगी, फिर जब ये लोग गए थे ईवीएम्स को चैलेंज करने के लिए, ईसीआई ने जब हैकाथन कराया तो क्यों नहीं गए थे।